ठीक, देखो बेटा, बेसिक मैथ्स हम क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और बेसिक मैथ्स में हमने 2 लेक्चर में ये सीखा है कि एंगल की वैल्यू कैसे कन्वर्ट करते हैं। इसका मतलब है कि अगर मान लो कहीं पे sin 120, cos 120, sin 135, इन सब की वैल्यू हमें क्या करनी, निकालनी है, तो वो कैसे निकालेंगे, साइन का ग्राफ बनाना है, कॉस का ग्राफ बनाना है तो कैसे, और अगर इनवर्स निकालना है तो कैसे निकालेंगे। ये सब हमने क्या कर लिया, सीख लिया है। ये भी हमने देख लिया है कि इनका कहां कहां यूज है। बेसिक मैथ्स में जो नेक्स्ट पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो नेक्स्ट पार्ट है किसका, ग्राफ का। अगर इस बार 2022 का पेपर तुम देखोगे तो इसमें तुमको समझ में आएगा कि 4 क्वेश्चन डायरेक्ट ग्राफ से पूछे हुए, जिनमें से 3 क्वेश्चन ऐसे हैं कि एग्जैक्टली सीधा सीधा क्या किया है, उठाया हुआ है कॉपी से। अब समझो ग्राफ की इंपॉर्टेंस क्यों है, ये थोड़ा सा क्या करते हैं समझते हैं। अगर ये देखें कि ग्राफ पढ़ने में कितना टाइम लगेगा, तो हार्डली हमें 1 वीक लगेगा, जिसमें हम सारे ग्राफ क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। अगर 1 वीक पढ़ के हम 3 या 4 क्वेश्चन बना पाए तो ये बहुत ही ज्यादा फायदे वाली बात है। इसको अगर कंपेयर करें हम अपने फिजिक्स के चैप्टर से, तो जब हम चैप्टर्स क्या करते हैं, देखते हैं, तो ऑन एन एवरेज हमको 1 वीक लगता है एक चैप्टर पढ़ने में, और जनरली एक चैप्टर से 1 क्वेश्चन आते, कभी कभी 2 भी आ सकते हैं। तो 1 वीक पढ़ के 3 क्वेश्चन, और वहां 3 वीक पढ़ के 3 क्वेश्चन, फायदा सिंपल किसमें दिख रहा है कि अगर हम क्या करें, 1 वीक पढ़ के 1 क्वेश्चन बना पाए, तो ग्राफ से ही हम क्या करेंगे, सीधा फिजिक्स हमारा चालू हो जाएगा। पढ़ने को हम बेसिक मैथ्स का क्या कर रहे हैं, पार्ट पढ़ रहे हैं, लेकिन पूरे के पूरे एग्जाम्पल हम लेने वाले किसके, फिजिक्स के। ग्राफ में हमें क्या करना है, देखना है कि कौन कौन सा ग्राफ हम यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला जो हमें क्या करना है, डिस्कस करना है, वो डिस्कस करना है स्ट्रेट लाइन ग्राफ। इसके बाद सेकंड ग्राफ जो हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, वो हम देखेंगे पैराबोला। तीसरा हम देखेंगे हाइपरबोला। चौथा ग्राफ जो हमारा होगा वो होगा एलिप्स का, और 5वां हम देखेंगे किसका, एक्सपोनेंशियल का। इन सारे ग्राफ में से ये जो 3 ग्राफ हैं, ये हमारे सबसे इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट होने का रीजन ये है क्योंकि ये 3 ग्राफ ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं आता ही रहेगा, क्योंकि बहुत सारे इक्वेशन हैं, जहां भी इक्वेशन होगा वहां भी ये 3 ग्राफ क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। जबकि बाकी दोनों जो ग्राफ हैं, एलिप्स और एक्सपोनेंशियल का, ये फिक्स्ड जगह पे आएंगे। जैसे एलिप्स 2 बार आएगा एक पर्टिकुलर चैप्टर में, दैट इज एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। एक्सपोनेंशियल का ग्राफ ऐसा ग्राफ है जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो सब में है। 2 बार आएगा फिजिक्स में, जब हम पढ़ेंगे एक न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग 11th का पार्ट, रेडियो एक्टिविटी 12th वाला पार्ट। केमिस्ट्री में आएगा जब तुम फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स पढ़ोगे, बायो में भी है, अमीबा वगैरह का जो ग्रोथ है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, और मैथ्स में तो ये रहेगा ही रहेगा। तो ये ऐसा ग्राफ है जो किसमें आएंगे, चारों के चारों सब्जेक्ट में आएंगे। देखो डिस्कस करते हैं कि सबसे पहले तुमने ग्राफ कैसे सीखा था। याद करो 8th या 9th क्लास में ग्राफ का हमारा क्या था, टॉपिक था, जब पहली बार हमने क्या किया था, ग्राफ डिस्कस किया था। उस टाइम पे तुमको ग्राफ कैसे सिखाया गया था, उस टाइम पे तुम्हें सिखाया गया था कि मान लो वहां पे क्या करते थे, एग्जांपल ले लेते थे और एक इक्वेशन दे देते थे। मान लो इक्वेशन दे दिया तुम्हारे टीचर ने, y = x + 2, राइट। इस तरह का क्या करते थे, वो तुम्हें इक्वेशन दे देते थे और कहते थे इसके लिए क्या करो, ग्राफ बनाओ। अब जो उस टाइम पे तरीका सिखाया गया था, उस टाइम पे जो मेथड सिखाया गया था इसका ग्राफ बनाने का, वो कुछ इस तरह का था। तुम्हारे टीचर ने बोला कि एक चार्ट बना लो जिसमें एक तरफ लो x, एक तरफ लो क्या, y। फिर सजेस्ट किया कि x की कोई भी तुम क्या करते जाओ, रैंडम वैल्यूज लेते जाओ, और x की रैंडम वैल्यू रख के y की वैल्यू क्या करते जाओ, निकालते जाओ। तुम लोग ठीक है। अगर मान लो मैंने बोला x की वैल्यू 0 ले, तो y की वैल्यू क्या आएगी, 2। x की वैल्यू लेट से हमने बोला 1, तो y की वैल्यू आएगी 3। x की वैल्यू अगर हमने ले लिया क्या, -1, तो y की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 1। तुम्हारे टीचर ने सजेस्ट किया कि मिनिमम 2, लेकिन अगर 3 या 4 पॉइंट्स लें तो ज्यादा बेटर है। कम से कम 2 या 3 पॉइंट इस तरह से क्या करो, ले लो। फिर अगला स्टेप बताया कि ग्राफ वाली कॉपी हमें मिलती थी उस टाइम पे, जिसमें एक तरफ हम क्या करते थे, x रिप्रेजेंट करते थे, एक तरफ y रिप्रेजेंट करते थे। फिर जितने भी हमारे पास क्या होते थे, स्क्वायर शेप, स्क्वायर बॉक्स होते थे, उनकी हम क्या करते थे, नंबरिंग करते थे, राइट। जैसे यहां पे हमने बोला कि ये हमारा ऑरिजिन है, ये हो गया 0, 1, 2, 3, 4। अगर लेफ्ट हैंड साइड आएंगे तो -1, -2, इस तरह से। y एक्सिस में अगर हम क्या करें जाएं, तो ये बोलेंगे 1, 2, 3, 4, इसी तरह से नीचे में -1, -2, -3 ऐसे रहेंगे। अगला स्टेप तुम्हारे टीचर ने उस टाइम पे बताया जब तुमने पहली बार ग्राफ सीखा था, वो ये कि ये जो x और y के कॉम्बिनेशन है, इसको क्या करना है, हमें लोकेट करना है। हमने बोला जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी है, 2।
हमने बोला x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2। तुम्हारे टीचर ने बोला वहां पे क्या करो, एक मार्क लगा दो। फिर जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू कितनी है, 3। तो हमने बोला x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3, यहां मार्क कर दो। x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 1, इस तरह से। तो सबसे पहले यही सिखाया गया था कि कम से कम 2 या 3 पॉइंट्स को क्या करना है, हमें मार्क करने हैं इसमें। उसके बाद इन तीनों पॉइंट्स को मिलाते हुए हमें क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करना है इस तरह से। ये जो लाइन होगा यही रिप्रेजेंट करेगा y = x + 2 के ग्राफ को। इस तरह से तुमने ग्राफ सबसे पहली बार क्या किया, सीखा है। ग्राफ से तुम क्या हुए, इंट्रोड्यूस हुए। ये जो एग्जांपल हमने लिया है उससे हमें उठाना क्या है, क्या पॉइंट हमें समझना है। हमें पॉइंट ये समझना है कि अगर हमें क्या करना है, ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ बनाने के लिए बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इक्वेशन। एक इक्वेशन होना चाहिए जिससे हम क्या कर सकते हैं, ग्राफ बना सकते हैं। जितने भी ग्राफ हम क्या करने वाले, बनाने वाले हैं, सबके लिए कुछ ना कुछ इक्वेशन होगा। बिना इक्वेशन के हम कभी कोई ग्राफ नहीं बना पाएंगे। पहले इक्वेशन स्पेसिफिक होता था कि y = x + 2 ही होता था, लेकिन अब जो इक्वेशन रहेंगे वो जनरल फॉर्म में होंगे जिसमें वैल्यू अलग अलग हो सकती है। तो इसमें से एक ही पॉइंट क्या करना है, हमें ध्यान रखना है कि कोई सा भी ग्राफ हमें अगर क्या करना है, ड्रॉ करना है, तो वहां पे हमारे पास क्या होना चाहिए, इक्वेशन होना चाहिए। राइट, नोट कर लो इसको। फिर देखो, सबसे पहला जो हम क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं, वो सीख रहे हैं स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ये सीख रहे हैं हम स्ट्रेट लाइन ग्राफ। स्ट्रेट लाइन ग्राफ अगर हमें क्या करना है, देखना है, तो हमें चाहिए इक्वेशन कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ का इक्वेशन क्या होता है। इसके लिए जो इक्वेशन लिखते हैं वो लिखते हैं y = mx + c। राइट, ये होता है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, y = mx + c, जहां पे हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे बिटवीन y एंड x। इसके अलावा दो चीजें और हैं, एक लिखा हुआ है m को हम कहते हैं स्लोप। स्लोप का क्या मतलब होता है, क्या समझ सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, वो सारी चीजें हम क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। अभी सिर्फ एक चीज जानना है कि बेटा स्लोप को हिंदी में कहते हैं ढाल, और ढाल का बिल्कुल वही मतलब है जो तुम सोच सकते हो या समझ सकते हो। अगर हम कंपेयर करें, एक इस तरह का ढलान, दूसरा इस तरह का ढलान, तो देख के बता सकते हैं इसका ढलान क्या है, ज्यादा है, और इसका ढलान क्या है, कम है। अभी हम क्या करेंगे, उस पर और भी डिस्कशन करेंगे। दूसरा यहां पे C लिखा हुआ है, C को हम कहते हैं इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट का मतलब क्या है, इंटरसेप्ट का मतलब है कि अगर मान लो मैंने यहां पे x की वैल्यू 0 रख दी, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो y किसके इक्वल होगा, C के। राइट, तो y इक्वल हो जाएगा C का। तो हम कह सकते हैं कि ये इंटरसेप्ट और कुछ नहीं बल्कि क्या है, वैल्यू ऑफ y व्हेन x = 0। अगर हम x की वैल्यू क्या रखें, 0 रखेंगे, तो y की जो भी इनिशियल वैल्यू है वही कहलाएगा क्या, इंटरसेप्ट। हो सकता है y की इनिशियल वैल्यू पॉजिटिव हो सकता है नेगेटिव हो, या इनफैक्ट ये भी हो सकता है कि y की इनिशियल वैल्यू भी क्या हो, 0 हो। उसके बेसिस पे ग्राफ अलग अलग जगह से क्या होंगे, शुरू होंगे। इसके लिए अगर हम क्या करें, ग्राफ बनाएं, तो एक तरफ हमने ले लिया है क्या, x, एक तरफ हमने ले लिया है क्या, y। जब हमने x की वैल्यू 0 रखी, y की वैल्यू क्या है, c। यहां कहीं से शुरू हो रहा है, ये रैंडम वैल्यू मैंने ले ली कि ये वैल्यू क्या है, c। और इसके बाद ये ग्राफ क्या होगा, इस तरह से स्ट्रेट लाइन ऐसे जाएगा। अगर इसे हम क्या करें, रिप्रेजेंट करें लेट से, तो हमने बोला ये वाली जो वैल्यू है ये हो जाएगा क्या, x, और ये वाली जो वैल्यू है ये हो जाएगा क्या, y। अब देखो बेटा, इसमें मैं क्या कर रहा, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर रहा। इस राइट एंगल ट्रायंगल में मैंने बोला कि अगर ये वाली वैल्यू c है, तो ये वाली वैल्यू भी कितनी होगी, c। टोटल वैल्यू है y, ये वैल्यू है कितनी, c। तो ये जो रिमेनिंग बचा, ये बचा कितना, y - c, जबकि ये वाली वैल्यू कितनी है, x। अब देखो बेटा, इसका जो इक्वेशन है ये है y = mx + c। तो हमने लिखा y = mx + c। इसको थोड़ा सा हम क्या कर रहे हैं, रीअरेंज कर रहे हैं। रीअरेंज ऐसे कर रहे हैं कि c को इधर ले आ रहे हैं, तो ये हो जाएगा y - c = mx।
या फिर m इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं y माइनस सी डिवाइड बाई एक्स। लेट्स से इसको हमने थोड़ी देर के लिए मान लिया क्या, इक्वेशन नंबर 1, और ये और कुछ नहीं, m क्या है हमारा, स्लोप है। फिर हम जा रहे हैं इस ट्राइंगल में, इस राइट एंगल ट्राइंगल में लेट्स से मैंने बोल दिया कि ये एंगल क्या है, थीटा है। तो हमने बोला इन राइट एंगल ट्राइंगल, इस राइट एंगल ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। मैंने बोला एक काम करते हैं, इस राइट एंगल ट्राइंगल में हम tan थीटा की वैल्यू लिखे। तो tan थीटा लिखा जाता है कैसे, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस से। इस राइट एंगल ट्राइंगल में जो परपेंडिकुलर है उसकी वैल्यू कितनी है, y माइनस सी, और जो बेस है उसकी वैल्यू कितनी है, x। हमने देखा कि यार इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 बेसिकली अलग अलग नहीं बल्कि क्या है, सेम है। यहां भी y माइनस सी बाई एक्स आ रहा है और यहां भी y माइनस सी बाई एक्स आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि बेसिकली दोनों इक्वेशन क्या है, सेम है। और अगर दोनों इक्वेशन सेम है तो स्लोप और कुछ नहीं बल्कि tan थीटा की वैल्यू है। तो हमने यहां से सीखा कि बेटा स्लोप और कुछ नहीं tan थीटा की क्या है, सीधी सीधी वैल्यू। जितनी वैल्यू है, जो वैल्यूज tan थीटा की आएगी वही क्या होगा, हमारा स्लोप होगा। और हमने शुरू के 2 लेक्चर में ये सीखा है कि tan थीटा की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकता है, एज वेल एज इनफाइनाइट भी हो सकता है। अगर tan थीटा की वैल्यू पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो एंड इनफाइनाइट हो सकता है, इसका मतलब यह हुआ कि स्लोप भी हमारा पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो एंड इनफाइनाइट हो सकता है। तो जैसे हमने क्या किया, ये सीखा, हम सोचे कि एक काम करते हैं, सबसे पहले हम tan थीटा की वैल्यू दैट इज स्लोप को ही डिस्कस कर लेते हैं और देखते हैं कि टाइप्स ऑफ स्लोप क्या क्या हो सकता है और क्या क्या चीज हम क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। राइट, पहले इसको नोट कर लो, फिर हम क्या कर रहे हैं देख रहे हैं। देखो बेटा, हमने बात कर ली कि भाई जो स्लोप है और कुछ नहीं बल्कि क्या है, tan थीटा की वैल्यू। सिंस tan थीटा की वैल्यू पॉजिटिव, नेगेटिव, इनफाइनाइट एंड जीरो हो सकता है, इसका मतलब है स्लोप भी पॉजिटिव, नेगेटिव, इनफाइनाइट, जीरो हो सकते हैं। तो सबसे पहले हमने बोला पॉजिटिव स्लोप। राइट, सबसे पहले हमने बोला पॉजिटिव स्लोप। अगर स्लोप पॉजिटिव है इसका मतलब है सीधा सीधा कि भैया tan थीटा की वैल्यू भी क्या होगी, पॉजिटिव। अब हमने ये क्वाड्रेंट सिस्टम ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, हमें पता है कि जो स्लोप पॉजिटिव होता है किसमें होता है, फर्स्ट में एज वेल एज। अब समझो बेटा, अगर कोई लाइन फर्स्ट में है, कोई एंगल फर्स्ट में है या फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, उसी को एक्सटेंड कर देने से वो किसमें चला जाता है, थर्ड में। ऐसा नहीं है कि लाइन के हिसाब से ये लाइन अलग है और ये लाइन अलग है, नहीं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो तुमने लाइन बनाया हुआ है उसी को एक्सटेंड करने से किसमें चला जाता है, वो थर्ड में। अब तुम बोल सकते हो कि अगर ये एंगल कितना हुआ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हुआ, या तुम बोल सकते हो सर अगर इसको देखें तो ये भी तो पॉजिटिव। लेकिन अगर दोनों एंगल हमारे पास हैं तो हमेशा हम किसको चेक करेंगे, स्मॉल वाले एंगल को, सिर्फ इसको नहीं। आ रही बात समझ में? तो हम कहेंगे कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में मतलब थीटा की वैल्यू क्या है, लेस देन 90, हमने कोई लाइन ड्रॉ किया है तो वही एक्सटेंड हुए हुए किसमें चला जाता है, थर्ड में। अगर 45 डिग्री पे कोई लाइन हमने ड्रॉ किया है तो स्लोप कैसा होगा, पॉजिटिव। तुम बोल सकते हो सर 180 से ज्यादा, मान लीजिए 190 पे करे तो भी तो पॉजिटिव होना चाहिए। लेकिन बेटा 190 में जो तुम ड्रॉ करोगे उसी को एक्सटेंड करने से वो फर्स्ट में भी चला जाएगा। इसको तुम इस एंगल को भी देख सकते हो, लेकिन कभी भी लार्ज वाले एंगल को हमें नहीं देखना। तो एक सिंपल तरीके से हम ये कह सकते हैं कि अगर हमने किसी फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई लाइन ड्रॉ की तो वो स्लोप कैसा होगा, पॉजिटिव। उसी को एक्सटेंड करने से वो किसमें चला जाता है, थर्ड में भी चला जाता है। तो कोई भी स्लोप पॉजिटिव तब होगा जब थीटा की वैल्यू क्या हो, लेस देन 90 डिग्री। लेस देन 90 डिग्री होने पे जो स्लोप होगा कैसा होगा, पॉजिटिव। और पॉजिटिव स्लोप अगर कहीं पे बनाए तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। इस लाइन का जो स्लोप है वो कैसा है, पॉजिटिव। एंगल हमेशा कहां से मेजर करेंगे, हॉरिजॉन्टल से। और अगर इस एंगल को मेजर करो तो तुम बता सकते हो कि कैसा है, लेस देन 90 डिग्री। ये लेस देन 90 डिग्री। इसी तरह से हमारे पास कैसा हो सकता है, नेगेटिव स्लोप। राइट, स्लोप हमारा कैसा हो सकता है, नेगेटिव। अगर स्लोप नेगेटिव है इसका मतलब यह हुआ कि भैया tan थीटा की वैल्यू भी क्या होगी, नेगेटिव होगी। tan थीटा की वैल्यू भी नेगेटिव होगी। अब किसी क्वाड्रेंट सिस्टम में, राइट, अगर हम क्वाड्रेंट्स क्या कर ले, ड्रॉ कर लें, तो इसमें जो स्लोप नेगेटिव होता है वो किसमें किसमें होता है, राइट। स्लोप नेगेटिव मतलब tan थीटा की वैल्यू नेगेटिव, सेकंड में एंड
फोर्थ में। लेकिन अगर तुमने कोई लाइन सेकंड क्वाड्रेंट में ड्रॉ किया है, उसी को एक्सटेंड करने से वो किस में आ जाएगा? फोर्थ में। तुम चाहो तो बोल सकते हो ये एंगल, तुम चाहो तो बोल सकते हो ये वाला एंगल, लेकिन कभी भी बड़े वाले एंगल को हमें कंसिडर नहीं करना है, क्योंकि बेसिकली ये दोनों सेम चीज है भाई। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में किसी को तुमने ड्रॉ किया है तो उसी को एक्सटेंड करने से किस में आ जाएगा? फोर्थ में भी आ जाएगा। तो हम बोलेंगे कि स्लोप नेगेटिव तब होगा जब थीटा क्या हो? ग्रेटर देन 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री से ज्यादा एंगल हुआ, 90 से क्या तो सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचा, स्लोप कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। और नेगेटिव स्लोप ड्रॉ करेंगे इस तरह से। अगर ऐसी कोई लाइन खींची हुई है तो ये रिप्रेजेंट करता है क्या? नेगेटिव स्लोप। तुम चेक कर सकते हो, एक हॉरिजॉन्टल लाइन से अगर तुम क्या करो, एंगल चेक करो, तो ये कैसा है? ग्रेटर देन 90 डिग्री। कोई बोले सर ऐसे चेक करने, एंटी क्लॉकवाइज बोला था मैंने चेक करने के लिए, ताकि एक रेफरेंस रहे, करने को ऐसे भी कर सकते हो। तो ये स्लोप कैसा रिप्रेजेंट कर रहा है? नेगेटिव। तीसरा, जीरो स्लोप भी हो सकता है, राइट? स्लोप जीरो है। अगर स्लोप जीरो है, इसका मतलब है tan थीटा की वैल्यू भी क्या हो? बेटा tan थीटा की वैल्यू जीरो कब होती है? जब थीटा की वैल्यू क्या हो? 0 डिग्री। tan 0 डिग्री इज इक्वल टू क्या आता है? 0। तो हम कहेंगे जीरो स्लोप तब होगा जब थीटा की वैल्यू भी क्या हो? 0 डिग्री। मतलब अगर एक लाइन इस तरह से चुपचाप से खींची हुई है तो हम बोलेंगे ये स्लोप कितना है? 0। और वैसे भी बेटा स्लोप का हिंदी ढाल, ढलान। क्या इसमें कोई ढलान है? अगर इस तरह से प्लेन देखा जाए कि इसमें कोई ढलान है, यहां से गिर सकते हो क्या? लेट के देख लो तुम। अगर लुढ़क जाओ तो बोलोगे हाँ ढलान है। तो हम बोलेंगे ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? जीरो स्लोप। हॉरिजॉन्टल के साथ ये कितना एंगल बना रहा है? 0 डिग्री। tan 0 की वैल्यू 0। इसी तरह से और क्या हो सकता है? इनफाइनाइट स्लोप, राइट? इनफाइनाइट स्लोप। m की वैल्यू इनफाइनाइट तब होगी जब tan थीटा की वैल्यू भी क्या हो? इनफाइनाइट। और अगर tan थीटा की वैल्यू इनफाइनाइट है तो थीटा की वैल्यू 90, tan 90 की वैल्यू इनफाइनाइट होती है। मतलब अगर कोई इस तरह से वर्टिकल लाइन खिंचा हुआ है, राइट, तो इसमें एंगल 90 डिग्री और सबसे ज्यादा स्लोप इसी का है। इससे ज्यादा स्लोप, इससे ज्यादा ढलान दीवार इस तरह से, इनका स्लोप कितना? इनफाइनाइट। स्लोप 90 डिग्री, स्लोप कितना? इनफाइनाइट। यहां से रिलीज कर दूं तुमको ना, सबसे ज्यादा चोट यहीं लगेगी, फुट जाएगी मुंडी। अरे आ रहा है समझ में? तो लाइन को देख के समझ में आ जाना चाहिए कि स्लोप पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जीरो है या फिर इनफाइनाइट है। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये जीरो और ये इनफाइनाइट। क्योंकि अभी बहुत ज्यादा काम लेने वाले हम इनसे, तो ध्यान रखना है सारी चीजों में। आया समझ में? करो नोटिस। तो हमने ये सीख लिया कि हमारा स्लोप जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो इनफाइनाइट भी हो सकते हैं। साथ ही साथ जो इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट का कुछ और मतलब नहीं होता, बस इनिशियल वैल्यू ऑफ y बोल सकते हैं। जब x की वैल्यू 0 है तो y की जो भी वैल्यू है वो हमारा क्या है? इंटरसेप्ट है। वो भी पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है। यार y की वैल्यू जरूरी थोड़ी कि हमेशा पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो सकता है। तो स्लोप भी हमारा पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है और इंटरसेप्ट भी हमारा पॉजिटिव एंड नेगेटिव हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके बेसिस पे, राइट, इसके बेसिस पे स्ट्रेट लाइन को ही हम 4 टाइप से ड्रॉ कर सकते हैं, है ना? जब स्लोप पॉजिटिव हो, इंटरसेप्ट पॉजिटिव हो, स्लोप पॉजिटिव हो, इंटरसेप्ट नेगेटिव हो, इंटरसेप्ट पॉजिटिव हो, स्लोप नेगेटिव, ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। तो हमारे स्ट्रेट लाइन के जो इक्वेशन है वो भी 4 वेरिएशंस में बन सकता है। तो चारों को हमें क्या करना है? बनाना है, ताकि हम कभी भी कोई ग्राफ देखे तो उसका इक्वेशन तुरंत पकड़ लें कि इसका प्रॉपर इक्वेशन होना क्या चाहिए। तो हमने यहां पे देखा टाइप्स ऑफ स्ट्रेट लाइन ग्राफ, टाइप्स ऑफ स्ट्रेट लाइन ग्राफ। पहला हमने इक्वेशन लिया y इज इक्वल टू mx प्लस c। ये वो है जिसमें m भी क्या है? पॉजिटिव एंड c भी क्या है? पॉजिटिव, राइट? तो m भी पॉजिटिव है और c भी पॉजिटिव है। अगर मान लो हमने इस तरह से लिया कि ये हमारा x हो गया, ये हमारा क्या हो गया? y हो गया। जब x की वैल्यू 0 रखोगे तो y की वैल्यू क्या है? c। ये मान लिया इतना c है, और उसके बाद ये ऊपर की तरफ जाएगा। ऊपर की तरफ इसलिए जाएगा क्योंकि इसमें तुम कहीं भी क्या करो? चेक करो, थीटा की वैल्यू क्या दिखेगी हमें? लेस देन 90। मतलब ये रिप्रेजेंट करता है पॉजिटिव स्लोप को। ये रिप्रेजेंट किसे कर रहा है? पॉजिटिव स्लोप को। इसी तरह से अगर हम क्या करें, दूसरा देखें, तो वो जाएगा क्या? y इज इक्वल टू mx माइनस सी। y इज इक्वल टू mx माइनस सी, जहां पे स्लोप हमारा कैसा है? पॉजिटिव है, लेकिन c हमारा कैसा है? मतलब जब x की वैल्यू तुम 0 रखोगे तो y की वैल्यू नेगेटिव से शुरू होगा, लेकिन सिंस स्लोप पॉजिटिव है, जाएगा किधर?
ऊपर की तरफ। तो हमने इसको क्या किया, इस तरह से ड्रॉ किया। हमने बोला ये हमारा x हो गया, ये हमारा क्या हो गया, y हो गया। जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू नेगेटिव, यहां कहीं से शुरू होगा, ये कहलाएगा क्या, -c। लेकिन ये ग्राफ जाएगा किधर, ऊपर की तरफ। वो इसलिए क्योंकि इसमें तुम कहीं भी एंगल क्या करो, चेक करो, वो कैसा दिखेगा, लेस देन 90 डिग्री। और लेस देन 90 डिग्री पॉजिटिव स्लोप को रिप्रेजेंट करेगा। फिर इसी तरह से हमारे पास हो गया तीसरा, y इज इक्वल टू -mx प्लस c। तो हमने बोला यहां पे स्लोप कैसा है, नेगेटिव, लेकिन इंटरसेप्ट कैसा है, पॉजिटिव। इंटरसेप्ट पॉजिटिव मतलब शुरू होगा किधर, y की पॉजिटिव वैल्यू से, लेकिन आएगा किधर, नीचे की तरफ, राइट, नीचे की तरफ आएगा। तो इसको हमने क्या कर लिया, इस तरह से देख लिया कि भाई ये x हो गया, ये क्या हो गया, y। यहां कहीं से ग्राफ शुरू होगा और नीचे की तरफ आएगा। ये वैल्यू क्या कहलाएगा, c, बट इसमें स्लोप नेगेटिव है। कैसे चेक करेंगे, कहीं भी एंगल देखो कैसा दिखेगा, ग्रेटर देन 90 डिग्री। आया समझ में, ये दिखेगा ग्रेटर देन 90 डिग्री। चौथा क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू -mx - c, जहां पे हमारा स्लोप भी नेगेटिव है एंड इंटरसेप्ट भी कैसा है, नेगेटिव है। ड्रॉ कर लो उसके लिए, इनको नोट करो, उसे ड्रॉ करो। तो शुरू होगा, y की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए और स्लोप भी नेगेटिव है, मतलब वहां से और नीचे की ही तरफ जाएगा। तो अगर हम क्या करें, इसमें चेक करें, तो हमने बोल दिया ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है। नेगेटिव मतलब यहां कहीं से शुरू होगा -c, और यहां से भी क्या आएगा, नीचे ही जाएगा, है ना। तो तुम इसमें क्या कर सकते हो, एंगल कहीं भी चेक करो, थीटा की वैल्यू क्या दिखेगा, ग्रेटर देन 90, राइट। एक चीज और बेटा, इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं कि ग्राफ सिर्फ इतना ही है या सिर्फ इतना है, तुम इसको आगे या पीछे कहीं भी एक्सटेंड कर सकते हो। ध्यान से समझो इस चीज को। पहले तुम इस ग्राफ के लाइन को, क्योंकि लाइन का कोई और छोर नहीं होता, तुम इसको इधर एक्सटेंड कर सकते हो, तुम इसको इधर एक्सटेंड कर सकते हो, राइट। इसमें भी इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड कर सकते हो, तो ये जाके कहीं ना कहीं एक्स से भी मीट करेगा। लेकिन कुछ ऐसे सिनारियो भी रहेंगे जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो सकते। कभी कभी ऐसी भी चीजें होंगी जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाएंगी। जैसे अगर तुमने टेम्परेचर को केल्विन में मेजर किया तो टेम्परेचर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। सुना है नहीं सुना है केमिस्ट्री में तुमने, राइट। डिग्री सेल्सियस वगैरह में नेगेटिव पॉजिटिव जीरो हो सकता है, लेकिन अगर केल्विन में क्या कर रहा है, टेम्परेचर को मेजर कर रहा है, क्या कभी नेगेटिव हो सकती है वैल्यू, जीरो भी इनफैक्ट नहीं हो सकता। जीरो एब्सोल्यूट जीरो बोला जा रहा है, तो नेगेटिव नहीं हो सकता। तो अगर कभी ऐसा हुआ कि तुम किसी ग्राफ में टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहे हो और केल्विन में रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो भूल के भी उस ग्राफ को नेगेटिव के साइड या नेगेटिव टेम्परेचर की तरफ एक्सटेंड नहीं करना है। आई बात समझ में। तो मैंने अभी तुमको दोनों चीजें बता दी। मैंने ये बताया कि लाइन है, इसको तुम कहीं भी एक्सटेंड कर सकते हो। तुम इनफैक्ट इसको चाहो, जैसे इसमें हमने ड्रॉ किया ना सिर्फ यहां तक, तुम इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, राइट। ऐसे लाइन खींच सकते हो, पूरा यहां तक चला जाएगा। इसको हमने ड्रॉ किया इस तरह से, ऐसे लाइन खींच के तुम इसको क्या कर सकते हो, ऐसे ले जा सकते हो। ये पूरा का पूरा सही है, ये -x कहलाएगा। लेकिन अगर कभी ऐसा हो गया जो प्रैक्टिकली पॉसिबल ना हो, जैसे टेम्परेचर हो गया केल्विन में, नेगेटिव साइड नहीं लेके जाना है। मैंने बोल दिया लेट्स से काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो अगर कभी तुम इस तरह से क्या करो, एक एक्सिस में काइनेटिक एनर्जी ले लिया है, तो इस चीज को ध्यान रखना है, एक्सटेंड करके उसको मिनिमम 0 तक ला सकते हो, नेगेटिव की तरफ नहीं। तो दोनों चीजों का क्या करना है, ध्यान रखना है। ग्राफ में जो लाइन है उसको तुम हमेशा क्या कर सकते हो, एक्सटेंड कर सकते हो, लेकिन उसके ऊपर भी टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड है कि अगर फिजिकल क्वांटिटी हमने ऐसे ले ली जो फिजिकली कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, प्रैक्टिकली कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो उस लाइन को तुम नहीं खींच सकते। और इसका एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, राइट। इसका एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है मॉडर्न फिजिक्स में, जब तुम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा होगा, तुमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा होगा। देखो बेटा, कनेक्ट करना शुरू कर दो सारी चीजों को, राइट। सारी चीजों को तुम वहां पे कनेक्ट करना शुरू कर दो। क्या पढ़ा है वहां पे, एक चीज हमने देखा है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में एक ग्राफ हम वहां पे देखते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू hν - phi, जहां पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रे, और फाई क्या है, वर्क फंक्शन। फाई क्या है, क्या मतलब होता है वर्क फंक्शन का, वो मिनिमम एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती है किसी भी मेटल से इलेक्ट्रॉन को निकालने में। अगर मैं तुमको बोलूं इनका ग्राफ ड्रॉ करो, तो ये इक्वेशन किसका फॉलो कर रहा है, y इज इक्वल टू mx - c का। h कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, स्लोप कांस्टेंट होता है।
एक्स क्या है यहां पे, इंसिडेंट रे की फ्रीक्वेंसी, और ये क्या है, इसका इंटरसेप्ट। तो इसमें अगर तुम कभी भी ड्रॉ करोगे तो ध्यान बस इस चीज का रखना है कि ये नेगेटिव के साइड नहीं होनी चाहिए। अगर इसका हम देखें तो y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी, ये देखो ये ड्रॉ किया हुआ है। मैं अगर इसमें क्या करूं, इसी एग्जांपल को उठा लूं और यहां पे क्या कर दूं, ड्रॉ कर दूं, तो एक तरफ मुझे लेना पड़ेगा क्या, फ्रीक्वेंसी, और एक तरफ लेना पड़ेगा मुझे क्या, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी। तो ये ग्राफ जो बनेगा वो ऐसे बनेगा। बस इसको तुम इधर नीचे की तरफ नहीं खींच सकते, क्योंकि अगर तुमने इसको नीचे खींचा मतलब काइनेटिक एनर्जी किस में जा रहा है, नेगेटिव में। वो नहीं हो सकता, यहां तक कोई काइनेटिक एनर्जी रहेगा नहीं, इतनी फ्रीक्वेंसी के बाद ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो ये फ्रीक्वेंसी क्या रिप्रेजेंट करेगा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, वो फ्रीक्वेंसी जिस पे इलेक्ट्रॉन निकलेगा यहां से, इसके पहले इलेक्ट्रॉन निकला ही नहीं। तो मैंने बोला है कि इस ग्राफ को तुम चाहो तो आगे पीछे खींच सकते हो, लेकिन वो भी रेस्ट्रिक्शन उसमें लगा हुआ है कि किसको तुम रिप्रेजेंट कर रहे हो ग्राफ में, इस पे। अगर तुमने देखा है काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो बस यहीं से शुरू होगा और आगे की तरफ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो अगर ग्राफ पढ़ लिया किसको फॉलो कर रहा है, क्या कर रहा है, तो हर एक चीज तुम क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। पॉजिटिव स्लोप है क्योंकि स्लोप रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, प्लैंक्स कांस्टेंट को। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू पॉजिटिव होती है। आया समझ में? इस टाइप से। तो जिनसे ये नहीं बना था इसको भी तुम अच्छे से बना लो और उसको भी एग्जांपल में लिख लो, फिर देखते हैं कैसे क्वेश्चन और बन सकते हैं। राइट, इस चीज का ध्यान रखना बेटा। याद करने का सिंपल सा तरीका हो गया कि अगर कोई लाइन ऊपर जाते दिखे तो पॉजिटिव स्लोप, नीचे आते दिखे तो एक सिंपल सा तरीका हो जाएगा, बस देख के तुरंत बता देगा अच्छा ये लाइन ऊपर जाते दिख रहा है, नीचे आते दिख रहा है, इस तरह से, है ना। पर स्लोप का मतलब पॉजिटिव नेगेटिव कब क्या होता है, वो सारी चीजें क्या करनी, ध्यान रखनी। अच्छा, ये तो हमने 4 टाइप्स देख लिए, लेकिन 90% ऑफ द टाइम ऐसा होगा कि इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो एक 5वां केस हमने और ले लिया, हमने बोला इफ इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 0, तो सिंपल सा क्या बचा हमारे पास, y इज इक्वल टू एम एक्स। अगर हम इसका क्या करें, ग्राफ ड्रॉ करें, एक तरफ हमने लिया है x, एक तरफ हमने लिया y, ये ग्राफ कुछ इस तरह से हमें दिखेगा, क्योंकि इंटरसेप्ट की वैल्यू कितनी है, 0। अब एक और चीज समझो, अगर मैं यहां पे एंगल देखूं तो थीटा होगा, अगर मैं यहां पे एंगल देखूं तो भी, अगर मैं यहां पे एंगल देखूं तो क्या स्ट्रेट लाइन में अगर हम हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल देखेंगे क्या चेंज होगा? अगर थीटा कांस्टेंट है इसका मतलब है tan थीटा की वैल्यू भी क्या हुई, कांस्टेंट हुई। तो हमने बोला इफ tan थीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब हमारा जो स्लोप है वो भी क्या हो गया, कांस्टेंट। और अगर मैं स्लोप की वैल्यू कांस्टेंट, m की वैल्यू कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हटाऊं तो मैं बोल सकता हूं y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो जरूरी नहीं है कि कहीं पे y इक्वल टू mx प्लस सी लिखा रहे या y इक्वल टू माइनस mx प्लस सी लिखा रहे तभी तुम बोलोगे कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है। अगर कहीं पे तुमको ऐसा देखने मिले कि y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x के, तो क्या कह सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनेगा। तो हम सीधा बोल सकते हैं ये एक तरीका है बताने का कि इक्वेशन ऑफ किसका है, ये स्ट्रेट लाइन। अगर कहीं पे तुमको लग जाए y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, सीधा बोलो कैसा ग्राफ बनेगा। और उसी के साथ हम यहां पे क्या करेंगे, एक नोट भी लिखेंगे। नोट क्या है हमारा, पहले सुन लो, मैं बता दूं। स्ट्रेट लाइन में स्लोप कैसा होता है, कांस्टेंट। तो हम कहते हैं कि अगर स्लोप कांस्टेंट है तो ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन। या अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो स्लोप कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। वो भी हमें क्या करना है, लिखना है। पहले यहां तक नोट करो फिर बता रहा हूं इसको। यहां पे नोट लिखो, फॉर अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ, फॉर अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ slope is always constant. For a straight line graph, slope is always constant. Or if slope is constant, then graph will be straight line. Graph will be straight line. Right? Question लिखो। For an isochoric process, draw the graph between
draw the graph between pressure and temperature for an isochoric process. Draw the graph between pressure and temperature. क्या पता होना चाहिए यहां पे इक्वेशन? कोई सा भी अगर हमें ग्राफ क्या करना है, ड्रॉ करना है, तो सबसे मेन है कि हमें इक्वेशन पता होना चाहिए. कौन सा प्रोसेस बोला है मैंने? आइसोकोरिक. तो मैंने बोला यहां पे कि हमारा जो प्रोसेस है वो कैसा है? आइसोकोरिक प्रोसेस. क्या होता है आइसोकोरिक प्रोसेस? जिसमें वॉल्यूम की वैल्यू क्या होती है? कांस्टेंट होती है. जिसमें वॉल्यूम की वैल्यू कांस्टेंट होती है. अब इक्वेशन कहां से निकालें? तो इक्वेशन निकालेंगे हम कहां से? आइडियल गैस इक्वेशन से, विच इज PV इज इक्वल टू nRT. अब सिंस आइसोकोरिक प्रोसेस बोला है, मतलब वॉल्यूम क्या हो गया? नंबर ऑफ मोल्स तब तक चेंज नहीं होगा जब तक तुम कोई गैस ऐड ना करो या गैस को रिलीज ना करो. राइट? पिस्टन को कंप्रेस करने से या पास लाने से या दूर ले जाने से गैस रिलीज या ऐड नहीं होगा. मतलब n की वैल्यू भी क्या होगी? कांस्टेंट. और R तो वैसे भी क्या है? कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट. तो इसका मतलब ये हुआ कि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके? T के. और P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T रिप्रेजेंट कर रहा है क्या? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन. सीधा सीधा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है. मतलब अगर हमने एक तरफ क्या ले लिया? टेम्परेचर. एक तरफ हमने ले लिया क्या? प्रेशर. तो ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन. इस तरह से मैं यहां पे यह भी कह सकता हूं कि अगर टेम्परेचर P1 था तो टेम्परेचर कितना था? T1. तो अगर हम प्रेशर को P2 कर दें तो टेम्परेचर कितना हो जाएगा? T2. अगर तुम ध्यान दो तो मैं ग्राफ में एक्सटेंड करके यहां तक ला सकता था, लेकिन फिर भी मैंने नहीं लाया, क्योंकि ग्राफ में जब भी हम क्या करते हैं, थर्मो पढ़ते हैं, यहां पे टेम्परेचर किसमें रखते हैं? हमेशा केल्विन में. अरे किसमें? केल्विन में. तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर या एब्सोल्यूट जीरो जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्या एक तरीके से थ्योरेटिकल बोला गया है. उतनी केमिस्ट्री तुम पढ़े होगे केमिस्ट्री में, हो सकता है मैं गलत भी हूं उस तरह से, लेकिन मुझे इतना पता है कि एब्सोल्यूट जीरो नहीं होता है जनरली. इसलिए इस ग्राफ को हमने यहां तक नहीं लाया, सिर्फ इस तरह से क्या किया? ड्रॉ किया. अरे आया समझ में? गुड. ड्रॉ करो. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो. हाँ, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T से. दोबारा समझो, ये इक्वेशन पता है PV इज इक्वल टू nRT है ना. अब इसमें से R क्या है? कांस्टेंट है. ठीक है. नंबर ऑफ मोल्स भी कांस्टेंट होगा क्योंकि किसी भी गैस को ऐड नहीं कर रहे हैं या रिलीज नहीं कर रहे हैं. और प्रोसेस आइसोकोरिक बोला इसलिए V भी क्या हो गया? कांस्टेंट. किसी भी इक्वेशन से जब हम सारे कांस्टेंट को हटा देते हैं तो हमें इक्वेट वाला साइन हटा के प्रोपोर्शनल वाला साइन लगाना पड़ता है, या उल्टा बोलते हैं प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट लगाते हैं, और अगर कांस्टेंट हटाएंगे तो प्रोपोर्शनैलिटी साइन लगाएंगे. तो इन सबको हटा दो तो यहां पे बचा P, यहां पे बचा T, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो. A particle starting from rest, a particle starting from rest moves with constant acceleration. A particle starting from rest moves with constant acceleration. Then draw the velocity versus time graph. Then draw the velocity versus time graph. चलो देखो बेटा, समझो इसको. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट लाइन जो दिया हुआ है ना, वो ये बोला हुआ है मूव्स विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन. राइट? इसमें टर्म यूज किया है कि भैया एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है? कांस्टेंट. अब सुन लो और समझ लो. आज से लेके तब तक जब तक तुम क्या करोगे? फिजिक्स पढ़ोगे. होपफुली इसी साल, अगले साल ना पढ़ना पड़े तुम्हें. राइट? जब तक तुम फिजिक्स पढ़ोगे, अगर कहीं भी तुम्हें यह दिख जाए कि एक्सीलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट है या फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट है, क्योंकि फोर्स कांस्टेंट है तो एक्सीलरेशन भी क्या होगा? कांस्टेंट होगा. मास बहुत कम ही टाइम्स ऐसा होता है जब चेंज होता है. तो कभी भी ऐसा लिखा हुआ है कि फोर्स या एक्सीलरेशन क्या है? कांस्टेंट है, वो हिंट दे रहा है इस बात पे कि तुम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हो.
तुम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हो। इसका यह भी मतलब हुआ कि अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं हुआ तो कभी भी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज। ऐसा क्यों होता है, क्या होता है? जब हम 1D शुरू करेंगे और इक्वेशन ऑफ मोशन डिटेल में पढ़ेंगे तो उस टाइम पे क्या करेंगे, देखेंगे कि अगर कभी भी ऐसा हो गया कि एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो कुछ भी हो जाए तो वहां पे इक्वेशन ऑफ मोशन यूज नहीं कर सकते। वहां पे ये भी देखेंगे कि अगर इक्वेशन ऑफ मोशन यूज नहीं कर सकते तो फिर कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये सब कुछ हमें क्या करना है, देखना है। लेकिन फिलहाल अगर तुम्हें कभी भी ऐसा लगे कि कहीं भी एक्सीलरेशन कांस्टेंट दिया हुआ, इसका मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं। कितने इक्वेशन हमारे पास? तो v इज इक्वल टू u प्लस एटी, सेकेंड s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, एंड थर्ड v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस। तो एक्सेलरेशन का कांस्टेंट होना एक हिंट है कि जो ग्राफ तुमको क्या करना है, बनाना है, उसके लिए इक्वेशन कहां से चाहिए। क्योंकि भैया कुछ भी हो जाए ग्राफ तभी बना पाओगे जब इक्वेशन हो। तो इक्वेशन कैसे मिलना है, कैसे देना है, वो क्या करेंगे हम समझेंगे। तो ये दे देगा इक्वेशन। अब कौन सा इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करता है, इसमें हमने यहां पे लिखा हुआ है u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी हो सकता है जीरो हो सकता है नॉन जीरो, लेकिन जो भी होगा हमेशा कांस्टेंट होगा। हो सकता है जीरो, जैसे मैं पहले रुका हूं फिर यहां से दौड़ना शुरू करूं तो मेरी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, जीरो। लेकिन हो सकता है दौड़ते दौड़ते मैं जब इस पॉइंट को क्रॉस करूं तब से मैं इनिशियल पॉइंट ले रहा तो मेरी वेलोसिटी नॉन जीरो, इनिशियल वेलोसिटी नॉन जीरो। लेकिन वो जो भी होगा हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट। देखो दौड़ रहा है कोई, दौड़ते दौड़ते उसकी वेलोसिटी जरूर बढ़ सकती है, लेकिन जो इनिशियल था क्या वो चेंज होगा, नहीं। इमेजिन करो हमारी क्लास मान लो क्या है 11:30 पे आज चालू हुई। अब हो सकता है क्लास अभी तुरंत खत्म हो जाए, हो सकता है क्लास 1:30 बजे तक चलता रहे। तो क्लास कब तक चलेगा ये अलग फैक्टर है, लेकिन क्लास जिस टाइम पे इनिशिएट हुआ है वो वैल्यू अब क्या हो गया है, कांस्टेंट। अब आज की क्लास चाहे कंटिन्यूअसली शाम तक भी चलते रहे, तुम यही बोलोगे कि आज की क्लास कब शुरू हुई थी, 11:30 पे। कल अगर क्लास यही मान लो 11:15 पे शुरू हो गया और चलते चलते 12 ही बजे खत्म हो गया, तो भी इनिशियल वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है कि भैया इतने टाइम पे शुरू होगा। समझ में आ रहा है? तो इनिशियल वैल्यू तो क्या होती है, कांस्टेंट। दूसरा बचा क्या, एक्सीलरेशन। ये तीनों इक्वेशन तभी आएंगे जब एक्सीलरेशन क्या हो, कांस्टेंट। तो ये भी तो बदलेगा क्या, सिर्फ वेलोसिटी एंड टाइम। इसका मतलब ये है कि जो पहला इक्वेशन है वो है किसके लिए, v वर्सेस t के लिए। टाइम के साथ वेलोसिटी कैसे चेंज होता है ये रिप्रेजेंट करता है। दूसरा इक्वेशन हमारा किसके लिए है, s वर्सेस t, राइट। s वर्सेस t, टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट कैसे चेंज होता है वो समझने के लिए। और तीसरा है v वर्सेस s, डिस्प्लेसमेंट के साथ वेलोसिटी कैसे चेंज होगा वो समझने के लिए। तो आज के बाद दिमाग बिल्कुल कंटिन्यूअसली चलता रहना चाहिए। अगर बोल दिया जाए s वर्सेस t, v वर्सेस s, v वर्सेस t, तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए कौन सा इक्वेशन हमें यूज करना है। फिलहाल क्या बोला है, v और t के में, है ना। तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा। इस क्वेश्चन को जब हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो हम लिखेंगे v इज इक्वल टू u प्लस एटी, v इज इक्वल टू u प्लस एटी, जहां पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी, जीरो। तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बचा किसके, ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये रिप्रेजेंट कर रहा है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। सीधा सीधा अगर हम क्या करें देखें तो एक तरफ हमने बोला v, एक तरफ हमने बोला t, ऐसे हम बना सकते हैं। अच्छा ऐसा भी हो सकता है बेटा, समझो हमने बोला इफ u इज नॉट इक्वल टू जीरो, इनिशियल वेलोसिटी जीरो ना हो, तो हमारा ग्राफ क्या हुआ, v इज इक्वल टू u प्लस एटी। इसको अगर हम क्या करें देखें तो ये फॉर्मूला है y इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स का। ये हो गया y, ये c, ये a और ये t, राइट। ग्राफ बनाना है y और x के बीच में, एक्सेलरेशन या स्लोप कांस्टेंट, इनिशियल वेलोसिटी या इंटरसेप्ट। ग्राफ कैसा, स्ट्रेट लाइन। इसका ग्राफ अगर हम क्या करें बनाएं तो एक तरफ हमने लिया है t, एक तरफ हमने लिया है क्या, v। जब t की वैल्यू जीरो रखेंगे तो v किसके बराबर, u। तो t की वैल्यू जीरो, v किसके बराबर, u के बराबर, और यहां से ये ऊपर की तरफ। जनरली हम कुछ भी ना बोला जाए तो एक्सेलरेशन को पॉजिटिव ही लेंगे या एक्सेलरेशन मानेंगे। अगर बोला है ब्रेक लगा दिया है, ऊपर की तरफ फेंका है, तो उसी पर्टिकुलर टाइम पे एक्सेलरेशन नहीं बल्कि रिटार्डेशन होगा। और अगर रिटार्डेशन मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन है तो स्लोप नेगेटिव, उस टाइम पे ग्राफ नीचे की तरफ भी आएगा। अरे आया समझ में? ये वाली वैल्यू क्या है, u,
और ये है v इज इक्वल टू u प्लस AT का ग्राफ। समझो बेटा, आज जितने एग्जाम्पल हमने लिए हैं ये बिल्कुल नॉर्मल से 11th क्लास के स्टैंडर्ड के, कुछ भी होनी। कल की क्लास में हम ऐसे एग्जाम्पल लेने वाले हैं जो एक्चुअली आने के चांसेस जिसके ज्यादा रहेंगे नीट में, और थोड़े से अच्छे स्टैंडर्ड के भी, जहां पे कुछ हम क्या करेंगे, अलग अलग टॉपिक्स को भी उठाएंगे। कल की क्लास में स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड हमें क्या करना है, और बहुत सारे ग्राफ देखने, कब बनेगा, कैसा बनेगा, और 1D के बहुत सारे एग्जाम्पल हम यहीं पे ले लेंगे। दूसरा, स्लोप अभी हमें और स्टडी करना है। अभी तो मैंने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ बता दिया है कि स्लोप पॉजिटिव नेगेटिव जीरो इनफाइनाइट होता है, या tan थीटा की वैल्यू, या क्या करते हैं परपेंडिकुलर डिवाइडेड बेस। लेकिन स्लोप से क्या क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं और क्या क्या क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं वो देखेंगे। कल हम ये भी देखेंगे कि नॉन लीनियर ग्राफ का स्लोप कैसे निकालेंगे, और एक नॉन लीनियर ग्राफ के स्लोप से हम क्या क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं। और कल हम ये भी देखेंगे कि एरिया अंडर द ग्राफ कब निकालना होता है, कैसे निकालना है, और उससे क्या क्या चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं। अरे आया समझ में? तो आज हो गया बिल्कुल बेसिक, लेकिन इस बेसिक पे क्वेश्चंस बढ़िया जो बनने वाले हैं वो क्या है, कल की क्लास में बनेंगे। क्लियर है ये? आज जो पढ़ा समझ में आया है? पक्का? चलो, थैंक यू।